अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बस बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं लाइट के हवाले से, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्रोड्यूसेस द कलर इन सोप फिल्म, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास जो सोप में हमें कलर्स देखने को मिलता है, यानी कि आपने अक्सर देखा है कि सोप बबल्स में आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं ना। तो वो कलर क्यों देखने को मिलते हैं? जवाब है इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस की वजह से हमें सोप बबल में कलर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास है राइट आंसर, ठीक है। डिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा एंड डी भी नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछते हैं कि बताइए हमारे पास जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है किसने पेश किया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने पेश किया है ये हमने बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने पेश किया? मैक्सवेल ने, राइट। क्योंकि न्यूटन ने पेश किया था बेसिकली कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें इसने कहा था कि लाइट जो है बेसिकली हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स है। कॉम्पटन ने इररिलेवेंट है, ठीक है, एंड हाइजन ने पेश किया था सिंपल वेव थ्योरी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने पेश किया था? मैक्सवेल ने, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन किसने दिया था? तो हमने बेसिकली ये बताना है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन जो बेसिकली दिया था लाइट के बारे में वो हमारे पास यंग था, ठीक है। तो यंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कि लाइट जो है वो हमारे पास वेव है, ठीक है। तो थॉमस यंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन इफ लाइट इज कंसीडर्ड टू ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम लाइट को कंसीडर करें, ठीक है। हमें पता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है, और लाइट की वेव नेचर भी है, सही है। तो इन दोनों में से कौन सी नेचर को हम यहाँ पर अज्यूम करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो लाइट को अगर हम पार्टिकल सपोज करें कि अगर हम लाइट की नेचर को पार्टिकल जो है वो सपोज करते हुए फिर हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास बेसिकली एक फेनोमेना है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द वेव नेचर, सही है। इन तमाम फिनोमेना में को हम किस फिनोमेना को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट की मदद से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर वेव नेचर की बात करें तो इंटरफेरेंस, जाहिर बात है, वेव नेचर, अगर लाइट जो वेव नेचर होगी तो इंटरफेरेंस होगी, डायफ्रैक्शन भी ऐसे ही है, और हमारे पास जो है पोलराइजेशन भी ऐसे ही है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना बेसिकली इसको हम लोग, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कॉम्पटन, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे बेसिकली पार्टिकल नेचर को मान कर ही हम इनको एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। वेव नेचर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सही है, कि हम इनमें से कौन से फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर हम ये मान के चलें कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो अब जाहिर बात है जवाब है इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस इसमें होती है, वेव में होती है।
तो अगर हम पार्टिकल नेचर को मान के चलेंगे तो फिर हम इंटरफेरेंस कैसे कराएंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, इंटरफेरेंस कैसे कराएंगे इन दोनों पार्टिकल्स की या पार्टिकल्स की, इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। इंटरफेरेंस हमेशा वेव में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पार्टिकल की, तो वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, लाइट की जो है वेव नेचर ये हमें किसने बताया। तो जवाब है थॉमस, हमारे पास थॉमस यंग ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। अब ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो वो टाइनी पार्टिकल है। थॉमस यंग ने जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रेस्नेल तो यहाँ पे हो नहीं सकता। का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है हाइजेंस, ठीक है। हाइजेन ने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रपोज किया था, और जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है या एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हमें यंग ने बताया था, सही। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे समझते हैं बी है, तो बी ने प्रपोज किया था हाइजेन ने, ठीक है, और बताया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया यंग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं हमसे कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक सोर्स है और उस सोर्स से स्फेरिकल वेव हमें देखने को मिल रही है, सही है, स्फेरिकल, वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से ये प्रोपगेट हो रही है। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास जो है एक, ठीक है ना, लाइन में आ रहे हैं, तो दे हैव सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। तो ये क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं अ फोटोन ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ ब्लॉक ऑफ ग्लास आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ वैक्यूम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैक्यूम से हमारे पास जो है वो लाइट एंटर हो रही है गिलास में, सही। A photon of light enters into a block of glass after traveling through a vacuum. वैक्यूम से कहाँ पे आ रही है, गिलास में आ रही है। अब वैक्यूम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कम होता है, सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो लिहाजा हमारे पास जब ये गिलास में आएगी तो गिलास जो है वो डेंसर मीडियम है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन एंटरिंग गिलास ब्लॉक, तो जो फोटोन की एनर्जी है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, हमने ये डिस्कस करना है। तो याद रखें जब भी वैक्यूम से डेंसर मीडियम में आते हैं, यानी कि आप कह लें कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं, तो वेवलेंथ में कमी वाक़ई होती है, सही है। वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाता है। और आपको पता है कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है E इज इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ कम हो जाएगा वेवलेंथ, तो एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो राइट आंसर है वो है इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ेगी, सही है। तो एनर्जी इंक्रीजेस, ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं मॉडर्न व्यू अबाउट नेचर ऑफ लाइट इज दैट लाइट बिहेव्स एज, ठीक है। जो मॉडर्न व्यू है लाइट के बारे में वो क्या है, वेव ओनली, पार्टिकल्स ओनली, बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जवाब है बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, डुअल नेचर भी कहते हैं इसको हम लोग, सही। मॉडर्न व्यू जो हमारे पास है वो क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है, जो कि ये बताती है कि लाइट की दोनों नेचर एग्जिस्ट करती है, वेव भी और पार्टिकल भी। और डिपेंड ये करता है कि हम उसको किस तरह से देखना चाह रहे हैं, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप वैसे ही लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन की रेस्ट मास क्या है, जवाब है 0। फोटोन जो है वो हमारे पास बेसिकली मास लेस होता है, ठीक है, एंड चार्ज लेस, चार्ज भी नहीं होता, मास भी नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे जवाब हमारे पास 0 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास क्या है, HF है। तो फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक एनर्जी का बनता है डायरेक्ट, जबकि हमें पता है कि एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला है और वो है hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा का ताल्लुक बनता है एनर्जी से इनवर्स। अब पूछा गया है डायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी राइट आंसर है, तो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इनमें से हमारे पास कौन सा फेनोमेना है जो कि ये क्लेम करता है, ये बताता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन। तो ये फेनोमेना ये साबित करता है कि लाइट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है हाइजन प्रिंसिपल टेल्स अस अबाउट। ठीक है, हाइजन प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या बताता है? तो हाइजन प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि जो अगला बनने वाला वेव फ्रंट है वो पिछला जो वेव फ्रंट है वो उसके लिए सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑल पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हमने लेक्चर में देखा भी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, पूछते ही हैं कि बताइए वो कौन सा मीडियम है जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है हर डायरेक्शन में। तो बताइए इस मीडियम का नाम क्या है? तो जवाब है होमोजीनस। ठीक है, होमो में सेम होता है, तो अगर होमोजीनस मीडियम है तो फिर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो कांस्टेंट है बट ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। सही है, अगर आप इसको एयर में देखेंगे, गिलास में देखेंगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं द वेव फ्रंट फॉर्म एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज। अगर वेव फ्रंट बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस से बनेगी, जैसे मिसाल है सन वाली, तो वेव फ्रंट कैसे मिलेगी? प्लेन, राइट, ये हमने एक्सप्लेन भी किया है। 17 में कहते हैं हाइजन्स प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू। हाइजन प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई होता है? वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए, वेव फ्रंट को बताने के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो क्या होती है, हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है। तो सिंपल है, डी साइन थीटा इज इक्वल्स एम लैम्डा। ठीक है, ये एम लैम्डा बता रहा है हमें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एम प्लस हाफ लैम्डा शो कर रहा है या एम प्लस लैम्डा बाई 2 ये शो कर रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, और 2d साइन थीटा नहीं होता क्योंकि जो हमारे पास सेपरेशन है वो d के बराबर होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू। हमने बताना है कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या है। तो फ्रिंज स्पेसिंग आपको याद होगा हमने देखा था, ठीक है, लैम्डा एल बाई डी था ये। ठीक है, लैम्डा एल बाई डी, आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स बराबर था लैम्डा एल बाई डी। तो x को पढ़ते हैं फ्रिंजेस स्पेसिंग जो कि बराबर है लैम्डा एल बाई डी के। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट आर गिवन बाय। तो पोजीशन जो है बेसिकली ब्राइट फ्रिंजेस की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो क्या होती है, हमने ये डिस्कस करना है। तो सिंपल है एम लैम्डा एल बाई डी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है एम लैम्डा एल बाई डी ये राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं फ्रिंजेस स्पेसिंग। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क के दरमियान जो फासला होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो जो सेपरेशन है वो क्या होता है, वो कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है, ये बेसिकली डेफिनेशन है फ्रिंज स्पेसिंग की। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये अब बिल्कुल सेम बात आ गई लेक्चर की, क्योंकि हम लोग वेवलेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लाइट की वेवलेंथ क्या है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सही है कि लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? द फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर फॉर्म ड्यू टू। जो फ्रिंजेस हैं बेसिकली माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बनती हैं वो क्यों बनती हैं, हमने ये बताना है। देखें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो, न्यूटन्स रिंग हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, वट एवर इज द एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हो हमारे पास उसमें फ्रिंजेस बनती क्यों है? इसका जवाब सिंपल सा है,
ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह कर। अब चाहे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इट डजेंट मैटर, बट फ्रिंजेस बनेंगी क्यों? ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो हमारे पास जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं कि 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? तो 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता है ये बराबर है 10 की पावर -10 मीटर के। तो अब ये सेंटीमीटर में क्या होगा? अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखें, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम 1/10 की पावर 10। ठीक है, अब ये मीटर है, हमें क्या करना है? हमें मीटर से आना है सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर से हमने मीटर में आना हो तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, और अगर मीटर से हमें किस में आना हो? सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे? 100 से। तो इसका मतलब ये हुआ 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से मुराद क्या है? तो 100 का मतलब है 10 की पावर 2। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? 10 की पावर -10 और ये +2। जवाब कितना आ जाएगा? -8। तो अब चेक करें, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, विच इज बी। तो बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का बी हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है? ब्राइट फ्रिंजेस आर वाइडर देन डार्क फ्रिंजेस, जो ब्राइट फ्रिंज है वो ज़्यादा वाइड होता है डार्क से। बी में कह रहे हैं कि डार्क फ्रिंजेस आर वाइडर देन ब्राइट फ्रिंजेस, जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस हैं वो ज़्यादा वाइडर होता है। ठीक है, किससे? ब्राइट फ्रिंजेस से। सी में कहते हैं कि बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल विथ, ठीक है, या फिर दोनों फ्रिंजेस की जो विथ है बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी याद करें आप, हमने जो है वो फ्रिंजेस स्पेसिंग देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वो फॉर्मूला दोनों ही के लिए होता है, चाहे वो हम डार्क के दरमियान देखें स्पेसिंग या ब्राइट के दरमियान देखें, तो फॉर्मूला एक ही है। इसका मतलब बोथ आर इक्वल स्पेस। तो सी हमारे पास राइट आंसर है कि भाई ब्राइट फ्रिंजेस हो या फिर डार्क फ्रिंजेस हो, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल होती है। दोनों जो है, दोनों की विड्थ हमारे पास बेसिकली बराबर होती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है जो कि प्रिज्म से पास हो रही है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म से हमने एक लाइट को पास कराया, तो आगे क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। ये लाइट स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में इनटू डिफरेंट कलर्स, स्प्लिट हुई डिफरेंट कलर्स में। द फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमारे पास बेसिकली एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो लाइट वेव है या लाइट है वो जब भी किसी ग्लास प्रिज्म वगैरह से पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन इज अ फेनोमेना इन विच अ बीम ऑफ लाइट passes through a prism and it splits into different colors, right, is called dispersion। तो इसको हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू ग्लास फ्रॉम एयर, ठीक है, एक लाइट है जो कि एयर से गिलास में आ रही है, सो समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, लाइट जो है वो एयर से आ रही है गिलास में, इस तरीके से। तो क्या होगा? इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, इट्स वेवलेंथ इंक्रीज, इट्स वेवलेंथ डिक्रीज। याद रखें, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, सही है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये तो हो गया हमारे पास इनकरेक्ट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो, तो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है चेंज हो रहा है, इसका मतलब ए और बी तो गलत हो गया। अब बचा वेवलेंथ, वेवलेंथ में तब्दीली आती है। तो अगर लाइट एयर से गिलास में आ रही है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम, क्योंकि एयर की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, ठीक है, डेंसर मीडियम के मुकाबले में। तो डेंसर मीडियम कहलाता है बेसिकली
डेंसर मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं इसीलिए क्योंकि उस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होती है, राइट। सो इसीलिए हमारे पास जो एयर है उसको हम कहते हैं रेयर बिकॉज ऑफ लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लाइट जो है वो बेसिकली रेयर से डेंसर में आ रही, भारी मीडियम में आ रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि हमारे पास व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो फेस चेंज कितना आएगा, सही है। फेस चेंज कितना आएगा हमने ये बताना है। अच्छा यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि हमसे पूछ रहे हैं रेयर टू डेंसर, जबकि होना ये चाहिए डेंसर टू रेयर। तो बेसिकली ये एमसीक्यू सही कर लेते हैं, पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये सही है। यानी कि लाइट जो है वो पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिलास है, तो ये गिलास इस तरीके से, ये हमारे पास गिलास इस तरीके से, ये लाइट आई बेंड हुई, फिर ये वापस जा रही है। सो डेंसर से जा रही है रेयर में, तो फेस चेंज कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डेंसर टू रेयर 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न में बेसिकली हमारे पास जो है वो इक्वेशन रिपीटेड है, जो फ्रिंजेस है उसकी स्पेसिंग क्या होती है, तो अभी देखा था हमने इक्वल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 30 में क्या लिखा हुआ है कि लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, लाइट जो है प्रिज्म से पास हो रही है तो वो स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कलर्स में, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। ये भी एमसीक्यू से रिपीट हो गया। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अच्छा ये भी रिपीटेड है, तो यहाँ पर क्या होगा डी। अच्छा फिर ये भी रिपीटेड है, यहाँ पर डेंसर टू रेयर होगा, अभी हमने ऊपर ही किया ये सवाल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, 33 में कहते हैं टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, अगर हम ये चाह रहे हैं कि ऑब्टेन करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, सही है, इंटरफेरेंस को हम देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन, द सोर्सेज शुड बी फेस कोहेरेंट, बिल्कुल सही बात है, ये तो होना चाहिए। बी में लिखा हुआ द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, ये भी सही है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल, तो ये भी होनी चाहिए, इसका मतलब ये तीनों होनी चाहिए, तो डी हमारे पास राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इंटरफेरेंस का फेनोमेना नहीं होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछते हैं कि द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इक्वल टू, सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जब दो वेव है उनके क्रस क्रस और ट्रफ ट्रफ जो है वो मिल रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो जब क्रस से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, तो पार्ट डिफरेंस 0 आएगा, राइट। तो इस केस में पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये वेव इस तरह से प्रोपगेट कर रही है, सही है, ये क्रस पार्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है। तो वेव जो है, अच्छा कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव के लिए कि हमेशा क्रस से मिलता है और ट्रफ से मिलता है, राइट। तो इसका मतलब जो दूसरा वेव है अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्रस पार्ट है, ये ट्रफ पार्ट है, क्रस से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, क्लियर है ये बात। तो अब जो इसमें डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे लैम्डा का, तो 0 के बाद डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा का डिफरेंस आ गया। अगर उसके बाद डिफरेंस कितना आएगा देखेंगे अगर आप, तो 2 लैम्डा का आएगा, 3 लैम्डा का आएगा, राइट। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा जनरल फॉर्मूला वो क्या बन सकता है, तो देखें 0 1 2 3, तो इसका मतलब है फॉर्मूला हमारे पास बनेगा पार्ट डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला, ये बनेगा m लैम्डा के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू 0 1 2 3 वगैरह वगैरह हो सकती है। तो लैम्डा क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है किसका, m का, सही है। तो यहाँ पे देखें इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। हाफ इंटेग्रल ऑड है, नहीं है, हाफ का मतलब आधा होता है, ऑड का मतलब है 1357,
तो हाफ भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, ठीक है। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स लॉ के मुताबिक इक्वेशन यहाँ पर कौन सी करेक्ट है। तो हमें पता है कि ब्रैक्स लॉ क्या कहती है, ब्रैक्स लॉ कहती है 2d साइन थीटा बराबर है m लैम्डा के, तो लिहाजा बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। d साइन थीटा m लैम्डा ये होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लिहाजा ये नहीं हो सकता, और ये तो हरगिज नहीं होगा। यहाँ पे 2m लैम्डा आया हुआ है, ये होता है हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे d साइन थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 भी आ जाए तो भी इसको हम अज्यूम कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो लिहाजा डी भी हमारे पास गलत है, तो बी हमारे पास राइट आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि वेवलेंथ जो है एक्सरे की वो किस ऑर्डर में होती है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, क्वेश्चन में कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। जो हमारे पास एक्सरे है बेसिकली इसकी वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम या फिर 1000 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखें 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास बेसिकली ये बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के, सही है। तो वेवलेंथ जो है एक्सरे की 10 की पावर माइनस 10 ऑर्डर में होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि एक्सरे की वेवलेंथ कोई भी हो, वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा कोई भी हो, यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो 2.9 समथिंग ये वो फला फला, सही है। लेकिन जो इसकी जो ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो 10 की पावर माइनस 10 में होगी, सही है ऑर्डर। तो लिहाजा ये ऑर्डर किसके बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो यहाँ पर बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।